हमारी आज की कहानी है इंसाफ। पूजा पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी। वो आगे बीटेक करना चाहती थी, लेकिन उसके भाई भाभी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो आगे और पढ़ाई करे। इसलिए पूजा के भाई अनिल ने अपनी माँ सुमित्रा जी को भड़काना शुरू कर दिया। माँ, इस पूजा को बीटेक कराने की क्या जरूरत है? जितने रुपए आप उसकी पढ़ाई लिखाई में लगाओगे, उतने में तो इसकी शादी हो जाएगी। अनिल बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तू तो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि तेरी बहन पढ़ाई में कितनी होशियार है। सुमित्रा जी ने कहा तो अनिल उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे मम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसके बीटेक करने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। बीटेक करके वो कल को अपने ससुराल चली जाएगी और जो भी कमाएगी वो अपने ससुराल में देगी, तो फिर उसके ऊपर इतना खर्च क्यों करना? देख बेटा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गलत बात भी मैं मान लूँ। तुमको तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब था नहीं, और जब तुम्हारी बहन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है, तो तुम उससे भी जल रहे हो। फिर उसे समझाते हुए बोली, देख अनिल बेटा, तुमने आज तक मुझसे जो भी कहा मैंने सब बातें मानी, लेकिन ये पूजा के भविष्य का सवाल है, इसलिए हम उसकी पढ़ाई बीच में नहीं रोक सकते। तो अनिल गुस्से में बोला, ठीक है, फिर मुझे क्या करना है? कल को कॉलेज में जाएगी, ऊंच नीच हो जाए तो मुझसे मत कहना। तो सुमित्रा जी बोली, अनिल, मैं पूजा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिसकी वजह से हमारी बदनामी हो। इतना तो भरोसा है मुझे अपनी बेटी पर। अपनी माँ के मुंह से अपनी बहन की तारीफ सुनकर अनिल गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। रामकिशन जी ने सुमित्रा जी की सारी बातें सुन ली थी। आज उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सुमित्रा जी ने पहली बार अपनी बेटी पूजा का साथ दिया था। नहीं तो वो हमेशा अपने बेटे के साथ खड़ी रहती। शाम को पूजा कॉलेज से घर आई तो अपनी माँ सुमित्रा जी को उदास देखकर बोली, माँ, क्या बात है? भैया ने कुछ कहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा बेटा, लेकिन तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनना। बेटा, अभी तक जैसे तुमने बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई की है, आगे भी अच्छे से पढ़ाई करना और अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी बहुत अच्छी नौकरी करे, तुझे कभी किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? आप भी मेरी बिल्कुल चिंता ना करें। देखना, एक दिन आपको मुझे बहुत गर्व होगा। कहते हुए पूजा ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। पूजा की बीटेक कंप्लीट होते ही उसका एक बहुत अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। घर में खुशियों का माहौल छा गया। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन पूजा के भाई भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें पूजा से बहुत जलन हो रही थी। गांव के सब लोग रामकिशन जी और सुमित्रा जी को बधाइयां दे रहे थे। रामकिशन जी ने अपनी बेटी तो वो कर दिखाया जो आपके बेटे ने नहीं किया। आपने बिल्कुल सही कहा था कि लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। अगर लड़कियों को भी पढ़ाया जाए तो वो भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती हैं, उनके एक रिश्तेदार ने कहा। तो रामकिशन जी बोले, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। आजकल लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये सब सुन दूर खड़े पूजा के भाई भाभी जलकर राख हो गए थे। एक सप्ताह ही बीता था कि घर में एक और खुशखबरी आ गई। पूजा की भाभी माँ बनने वाली थी। सब लोग नन्हे मुन्ने के आने की खुशी मनाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब पूजा भी भाभी सविता कोई काम नहीं करती, बस पूरा टाइम बेड पर आराम करती। यहाँ तक कि सुमित्रा जी उसका खाना भी उसके कमरे में ही पहुँचाती कि कहीं बहू को कोई तकलीफ ना हो। एक दिन पूजा की भाभी सविता ने पूजा को अपने कमरे में बुलाया और बोली, पूजा, मेरी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तुम तो अपने भैया की कमाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। उनके पास कोई बचत तो है नहीं।
पूजा को अपनी भाभी का व्यवहार थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। सविता ने फिर से कहा, पूजा, मम्मी पापा से इस बारे में कुछ भी मत कहना, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है भाभी, मैं कल जब ऑफिस जाऊंगी तो निकाल कर ले आऊंगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। आप बस अपना और बच्चे का ख्याल रखो। पैसे की अगर कोई समस्या हुई तो वो सब मैं देख लूंगी। कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी मम्मी पापा से इस बारे में कोई बात नहीं की और अगले दिन 1 लाख रुपए लाकर अपनी भाभी को दे दिए। रुपए देकर सविता बहुत ही खुश हो गई। भाभी, भैया तो कल ऑफिस चले जाएंगे। अगर आप कहो तो मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलती हूँ। ये सुनकर सविता थोड़ा घबरा गई और बोली, तुम चिंता मत करो पूजा, तुम अपने ऑफिस जाओ। तुम्हारे भैया ने कहा था कि वो कैब कर देंगे और वो हॉस्पिटल आ जाएंगे। फिर तो ठीक है भाभी, अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना, मैं आ जाऊंगी। पूजा जब सविता को रुपए दे रही थी तो बाहर से सुमित्रा जी ने देख लिया था। पूजा जैसे ही अपने कमरे में गई तो सुमित्रा जी भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई। तो पूजा ने हैरानी से अपनी माँ की ओर देखा। क्या हुआ माँ, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? बेटा, मुझे सच सच बताओ, तुमने अपनी भाभी को वो 1 लाख रुपए क्यों दिए हैं? तुमने इतनी बड़ी रकम निकालकर अपनी भाभी को दे दी और हमसे एक बार भी पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। अरे मम्मी, भाभी को ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उनको दे दिए, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई है, इसलिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। पूजा बेटा, लगता है तुम अपनी भाभी को अभी तक पहचान नहीं पाई हो। सुमित्रा जी ने कहा तो पूजा उन्हें अपने पास बिठाते हुए बोली, अरे मम्मी, परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, पैसे तो फिर से आ जाएंगे, मगर मैं रुपए नहीं देती। और भाभी के बच्चे को कुछ हो जाता तो शायद मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाती। चल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम उसे पैसे देने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर बहू तुमसे पैसे मांगे तो हमसे ज़रूर बताना। ठीक है मम्मी, आगे से आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। तो सुमित्रा जी बाहर आकर सबके लिए खाना खाने लगाने लगी। कुछ समय बाद सविता की सहेलियां उससे मिलने घर पर आईं, तो सुमित्रा जी ने उन सबको चाय नाश्ता देने के लिए उनके कमरे में जा ही रही थी कि उनकी आवाज़ सुनकर वहीं चिचक गई। सविता की एक सहेली कह रही थी, यार सविता, तू तो घर बैठे ही पूरी सैलरी पा लेती है। अपनी नंद की सारी कमाई तू अपने ऐशो आराम में उड़ा देती है, और वो पागल इतनी बड़ी पोस्ट पर काम कर रही है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि तुम उसे बेवकूफ़ बना रही हो। तभी दूसरी सहेली बोली, ऐसे भोले भाले लोगों की वजह से ही तो हमारी जिंदगी ऐशो आराम में है। अगर ऐसे सीधे साधे लोग दुनिया में ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। कहकर सारी सहेलियां हंसने लगी। अच्छा सविता, ये बता, तुम्हारी नंद की शादी कब हो रही है? तुम्हारा एटीएम कब इस घर को छोड़कर जा रहा है? तो सविता ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं अपने एटीएम को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैं पूजा की शादी कभी नहीं होने दूंगी। जहाँ भी उसकी शादी तय होगी, मैं उन लोगों से इतना भला बुरा कह दूंगी कि वो खुद ही इसके लिए मना कर देंगे। आज सुमित्रा जी को समझ में आ रहा था कि अनिल पूजा की शादी करने के लिए मना क्यों कर रहा था। वो लोग तो चाहते ही नहीं थे कि पूजा की शादी हो, वो तो बस अपनी बहन की कमाई पर जिंदगी भर ऐश करना चाहते थे। सुमित्रा जी दबे पांव वापस अपने कमरे में आ गई और आकर अपनी बेटी पूजा को सारी सच्चाई बताई। पूजा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भैया भाभी उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। उसने कहा, मम्मी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब भैया भाभी को सबक मैं सिखाऊंगी। समय बीता तो रामकिशन ने अच्छा सा घर देकर अपनी बेटी पूजा का रिश्ता तय कर दिया और 1 महीने बाद की शादी पक्की हो गई। ये देखकर उनके बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि पूजा की शादी इतनी जल्दी हो जाएगी।
पूजा ने अपनी माँ के साथ मिलकर शादी की सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। इधर उसके भाई भाभी ने उसका रिश्ता तोड़ने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अभी लगभग एक हफ्ता ही बीता था कि सविता जी ने कहा, पूजा मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है। तो पूजा ने कहा, भाभी मैंने अपनी सारी पेमेंट मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है, इसलिए अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो मम्मी से लेकर आपको दे देती हूँ। तो सविता नहीं चाहती थी कि ये बात मम्मी जी के कानों में पड़े, इसलिए उसने कहा, नहीं रहने दीजिए, मैं अनिल से कहकर इंतजाम करवा लूंगी। कहकर वो वहां से चली गई। आज सविता को यकीन नहीं हो रहा था कि पूजा ने उसके पैसे के लिए मना कर दिया है। समय बीता तो 1 महीने बाद बड़े ही धूमधाम से रामकिशन जी ने अपनी बेटी पूजा की शादी कर दी, उसे विदा कर दिया। ससुराल में पूजा की सास विमला जी ने भी अपनी बहू को बहुत अच्छे से स्वागत किया। शादी की सारी रस्में निभाकर पूजा 2 दिन बाद पग फेरे की रस्म के लिए अपनी मायके आई। तो सुमित्रा जी ने पूछा, बेटी वहाँ सब लोग कैसे हैं? कोई तुझे परेशानी तो नहीं है? नहीं मम्मी, आप चिंता मत करो, वहाँ पर सभी लोग मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तभी अंदर से पूजा की भाभी सविता बाहर निकलते हुए बोली, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अभी तुम वहाँ पर नई नहीं हो, इसलिए सब तुम्हारा ध्यान रखते हैं। थोड़े दिनों के बाद उनका असली रंग तुम्हारे सामने आने लगेगा। भाभी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ नहीं बोली और अगले दिन अपने पति सुमित के साथ वापस अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बाद पूजा ने अपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे और 1 महीना बीत गया। सैलरी आते ही पूजा ने 10,000 रुपए अपनी माँ के अकाउंट में भेज दिए और बाकी के बचे हुए अपनी सासू माँ के हाथों में थमा दिए। जब पूजा के ससुर श्यामलाल जी ने विमला जी को रुपए देते हुए देखा तो वो बोल पड़े, अरे बहू, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद ही इतने पैसे मिलते हैं कि हमारे पास अपने रुपए ही खर्च नहीं हो पाते। हमने तो आज तक सुमित से भी कभी पैसे नहीं लिए, तो फिर तुमसे कैसे ले सकते हैं? तभी विमला जी बोल पड़ी, अरे कैसी बातें कर रही हो, बहू इतने प्यार से दे रही है तो भला हम उससे मना कैसे कर सकते हैं? कहते हुए विमला जी वो पैसे लेकर अपने कमरे में चली गईं। ये देखकर श्यामलाल जी को थोड़ा अजीब लगा कि जब बेटा इसे रुपए देता था तो ये रुपए लेने से मना कर देती, तो फिर आज इसने बहू से पैसे क्यों लिए? पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सोचते हुए श्यामलाल जी अपने कमरे में गए। कुछ देर बाद विमला जी ने बहू से पूछा, तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है? तो पूजा ने कहा, मम्मी जी 60,000 मिलती है। अच्छा बहू, उसमें से 40,000 तो तुमने मुझे दे दिए, बाकी के तो तुम्हारे अकाउंट में ही पड़े होंगे। तो पूजा ने कहा, नहीं मम्मी जी, उसमें से 10,000 मैंने अपनी मम्मी के अकाउंट में भेज दिए। बहू, तुमने अपनी मम्मी के अकाउंट में पैसे क्यों भेजे? अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए उनको रुपए भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मम्मी जी, जब मेरी नौकरी नहीं थी तभी मैंने सोच लिया था कि जब कभी मेरी नौकरी लगेगी तो मैं अपनी सैलरी से 10,000 रुपए अपने माँ बाप के अकाउंट में ज़रूर डालूंगी, ताकि बुढ़ापे में उन्हें कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि मुझे मेरे भैया भाभी का तो भरोसा नहीं है, वो उनके साथ कुछ नहीं देंगे। अगर मम्मी पापा को कभी कोई समस्या हो जाए तो किसी के सामने उन्हें हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए मैं 10,000 रुपए हमेशा उनके अकाउंट में डालती रहूंगी, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। अपनी बहू की ये बातें सुनकर श्यामलाल जी बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे कि उन्हें पूजा जैसी बहू मिली, लेकिन अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो विमला जी बोली, बहू, अब से तो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए भेज दिया करना। ठीक है मम्मी, कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। लेकिन श्यामलाल जी विमला जी पर बरस पड़े।
विमला, ये सब क्या था? तुम्हें बहू की सैलरी से क्या लेना देना? मैं जितना कमाता हूँ वो तुम्हारे लिए कम पड़ने लगे क्या? अगर कम पड़ रही हैं तो मुझे बता दो। मैं रिटायर हो गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। श्यामलाल जी को गुस्से में देखकर विमला जी कुछ नहीं बोली और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। समय अपनी गति से चल रहा था। पूजा की शादी को पूरे 3 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक वो मां नहीं बन पाई थी, जिसके चलते विमला जी उसे हमेशा बांझ कहकर बुलाने लगी। सुमित का व्यवहार भी 2 साल तक तो अच्छा रहा, लेकिन अब बच्चे के चलते वो भी पूजा से दूर रहने लगा। उसने अब घर पर अपना आना कम कर दिया और मुंबई में ही रूम लेकर रहने लगा। अगर घर आता भी तो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी माँ के साथ ही बिताता। पूजा ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि मेरे में कोई कमी नहीं है, एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लेकिन सुमित ने उसकी बात नहीं सुनी। इसी तरह 1 साल और बीत गया। इस 1 साल में सुमित सिर्फ एक बार घर आया था, वो भी एक दिन के लिए। लेकिन हाँ, विमला जी कोई न कोई बहाना बनाकर 1-2 महीने में ये बताकर 1-2 हफ्ते के लिए कहीं बाहर चली जाती कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही हैं। इस एक बार 1 महीने के लिए वो घर से बाहर जा रही थी। पूजा ने पूछा तो विमला जी बोली, सुमित की तबीयत खराब है। लेकिन मम्मी जी, मेरी तो कल ही सुमित से बात हुई थी। उन्होंने मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। आप ऐसा कीजिए मम्मी जी, आप घर रुक जाइए। मैं ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले लेती हूँ और मैं सुमित के पास चली जाती हूँ। पूजा ने कहा तो विमला जी गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं उसकी माँ हूँ, उसके पास क्यों नहीं जा सकती? और फिर तुम्हें छुट्टी लेने की क्या जरूरत? तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। तो पूजा समझ गई थी कि कुछ न कोई बात तो जरूर है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और अपने ससुर से कह दिया कि वो अपने मम्मी पापा के पास जा रही है। लेकिन वो वहां न जाकर मुंबई के लिए निकल गई और मुंबई पहुंचकर एक होटल में ठहर गई, क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगी कि आखिर पिछले 2 सालों से क्या चल रहा है। सुमित का ऑफिस शाम को 6 बजे बंद होता था और पूजा उसके ऑफिस के बाहर 5:30 बजे पहुंच गई। ठीक 6 बजे सुमित अपने ऑफिस से बाहर निकला और पूजा ने उसका पीछा किया। सुमित जहाँ पहले किराए पर रहता था वहां नहीं गया, बल्कि वो तो किसी और मकान में गया। ये देखकर पूजा हैरान रह गई। उसने घर की नेम प्लेट पर देखा तो वहां पर रवीना चौधरी नाम लिखा हुआ था। पूजा कुछ और सोच पाती उससे पहले उसने देखा कि उसके बगल वाले घर से एक अम्मा जी निकल रही थी। पूजा उनके पास गई और बोली, आंटी जी, ये रवीना चौधरी कौन है? उनके बारे में आपको कुछ पता है? तो अम्मा जी ने कहा, हाँ बेटा, रवीना सुमित की पत्नी है और अभी उसकी प्रेगनेंसी को 9वां महीना चल रहा है, इसलिए उसकी सास आई है। ये सुनते ही पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पीठ पीछे ये सब हो रहा है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। फिर अम्मा जी ने कहा, बेटा, ये जो रवीना है ना, इसके लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। जब सुमित ऑफिस के लिए निकल जाता है तो फिर इस घर में रोज एक लड़का आता है। वो अपने पति को ही धोखा दे रही है। अम्मा की बात सुनकर पूजा सोचने लगी, धोखा तो उसे मिलेगा ही। उसने भी तो उसे अपनी पत्नी को धोखा दिया। नम आंखें लिए पूजा वापस अपने ससुराल आ गई। तो श्यामलाल जी ने कहा, बेटा, तुम तो 1 हफ्ते के लिए गई थी ना, फिर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? तो पूजा फूट फूट कर रोने लगी। ये देख श्यामलाल जी घबरा गए। क्या हुआ बेटा, वहाँ सब ठीक तो है ना? पापा जी, वहाँ सब ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ भी ठीक नहीं। इस घर में अब मेरा कुछ नहीं बचा। अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ और यहाँ लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तो श्यामलाल जी ने कहा, बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर हुआ क्या है? तो पूजा ने श्यामलाल जी को सारी सच्चाई बता दी। अब उसने सोच लिया था कि वो सुमित को तलाक देकर रहेगी। उसने तलाक के पेपर तैयार करवा लिए। लगभग 2 महीने बाद जब विमला जी घर वापस आई तो पूजा ने कहा, मम्मी जी, मुझे सच्चाई पता चल गई है। सुमित ने दूसरी शादी कर रखी है
और वो लड़की माँ बन चुकी है। इसलिए आप उसके पास गई थी। जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मुझे यकीन नहीं हुआ आप लोग मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। इतना सुनते ही विमला जी के चेहरे से पसीना टपकने लगा, क्योंकि अब उनकी और सुमित की पोल खुल चुकी थी। पूजा ने वो तलाक के पेपर सीधे सुमित के एड्रेस पर भिजवा दिए, जिसे देखकर सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन अब सच्चाई पता चल गई थी, तो उसने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए और इस तरह से दोनों का तलाक हो गया। पूजा अपने मायके आ गई। पूजा को अचानक सामान के साथ देखकर सुमित्रा जी हैरान हुई। बेटा सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी, कहकर सुमित्रा जी के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर माता पिता भी अंदर तक टूट गए। होनी को कौन टाल सकता है। धीरे धीरे करके 1 साल गुजर गया और पूजा ने भी अपने घर वालों की जिद पर अपनी कंपनी में काम करने वाले विकास के साथ दूसरी शादी कर ली। विकास ने पहले से ही एक वृद्ध आश्रम खोल रखा था। अब पूजा भी अपनी आधी तनख्वाह उसी वृद्ध आश्रम में दान करने लगी। पूजा की दूसरी शादी को 6 महीने ही गुजरे थे कि तभी एक दिन उसे पता लगा कि वो माँ बनने वाली है। ये देख आज उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वो मन ही मन सोच रही थी कि जिस कमी की वजह से सुमित ने उसे छोड़ दिया, वो कमी तो उसके अंदर थी ही नहीं। खैर, अब उस बात को सोचकर क्या फायदा। कुछ समय के बाद पूजा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम तनुज रखा गया। अब पूजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खुशियों भरे दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। लेकिन तभी एक दिन पूजा की सहेली रचना ने उसे बताया कि आज उसने उसके साथ विमला जी को सड़क पर भीख मांगते हुए देखा था। वो उन्हें पहचान गई, इसलिए उसे उन्हीं के वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गई। ये सुन पूजा हैरान हो गई। उसने कहा, तुमने किसी और को देख लिया होगा। वो भला यहाँ सड़क पर भीख क्यों मांगेंगी? नहीं पूजा, तुम चाहे अपने वृद्धाश्रम में जाकर देख लेना। वो तुम्हारी सास विमला जी ही थी। पूजा ने उस समय रचना से कुछ नहीं कहा और घर वापस आ गई। पूजा को अब सब कुछ जानने की उत्सुकता हो रही थी कि आखिर इन 3 सालों में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से सासू माँ की ऐसी हालत हो गई। अगले दिन पूजा ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और वृद्धाश्रम में पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो सामने विमला जी को देखकर हैरान रह गई। विमला जी भी सामने पूजा को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज पूजा, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और जिसकी सजा आज मैं भुगत रही हूँ। विमला जी रोई जा रही थी। पूजा ने उन्हें उठाया, कुर्सी पर बिठाकर उन्हें पानी पिलाया और फिर बोली, अच्छा तो विमला जी बताइए आपके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँच गई। विमला जी ने जब पूजा के मुंह से अपने लिए मम्मी जी ना सुनकर विमला जी सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, बेटा तुम मुझे मम्मी कहकर बुला सकती हो, वो अधिकार तो आपने कब का खो दिया। अब आप मेरे लिए सिर्फ एक साधारण महिला है, इसलिए मैं आपको मम्मी जी कहकर नहीं बुला सकती। और हाँ, आपके साथ क्या हुआ अगर आप चाहें तो बता सकती हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो विमला जी खुद अपना दिल हल्का करना चाहती थी। उसने पूजा से कहा, जब तुम उस घर को छोड़कर चली आई तो तुम्हारे पापा जी की तबीयत खराब रहने लगी। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे पापा जी तुमसे कितना प्यार करते थे। तुम्हारे घर से चले आने की वजह से उन्हें बहुत ही गहरा सदमा लगा। वो बात बात पर मुझ पर गुस्सा करने लगे। उनका मानना था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। और एक दिन अचानक उनके सीने में दर्द होने लगा। जब मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला उन्हें हार्ट अटैक आया था और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके। मैंने ये बात बताने के लिए सुमित को फोन किया तो फोन सुमित ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी रवीना ने उठाया। तो मैंने उससे बताया कि तुम्हारे पापा जी को हार्ट अटैक आया था। आगे मैं उससे कुछ बोलती उससे पहले ही उसने फ़ोन काट दिया। उसने मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि रवीना ऐसा कर सकती है। मैंने सोचा शायद नेटवर्क की वजह से ऐसा होगा, इसलिए मैंने दोबारा फ़ोन लगाया, लेकिन दोबारा उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तुम्हारे पापा की डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखी थी। फिर दोपहर में मैंने सुमित को फ़ोन किया तो इस बार सुमित ने ही फ़ोन उठाया।
तो मैंने उसे बताया कि उसके पापा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उसने कहा, मम्मी मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ। मैं वहीं अस्पताल में बैठी रोती रही और लगभग 2 घंटे के बाद सुमित हॉस्पिटल आ गया। वहां से तुम्हारे पापा जी की डेड बॉडी लेकर हम लोग घर आ गए। सुमित ने रवीना को फोन करके बता दिया कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी रवीना उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं आई। लगभग 1 हफ्ते के बाद रवीना अपने बच्चे के साथ घर आई तो सुमित ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? जाओ वहीं रहो। तो रवीना ने नाटक करते हुए कहा कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और वो अपनी तबीयत के बारे में बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं आई। सुमित ने भी उसकी बात मान ली और उसे माफ़ कर दिया। 1-2 दिन बाद पूजा ने सुमित से कहा, सुमित मम्मी जी को यहाँ अकेले पर छोड़कर हम क्या करेंगे? इस घर को बेच देते हैं और मम्मी जी को अपने साथ मुंबई लेकर चलते हैं। ये सुनकर मुझे भी बहुत खुशी मिली। सुमित ने उस घर को बेचने के लिए 2-4 लोगों से बात की और फाइनली 40 लाख में हमारा वो घर बिक गया। वो सारे रुपए रवीना के अकाउंट में गए थे। मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि रवीना हमें इस तरह से धोखा देगी। विमला जी, एहसास तो मुझे भी नहीं था कि आप लोग मुझे इस तरह से धोखा देंगे। पूजा ने विमला जी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। तो विमला जी बोली, बेटा कहते हैं एक दिन हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। जरूर है, और हमें भी हमारे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया था। घर बेचने के बाद मैं सुमित और रवीना के साथ मुंबई आ गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर रवीना ने अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब रवीना धीरे धीरे करके सारा काम मुझसे करवाने लगी, यहाँ तक कि वो अपने बेटे की देखभाल भी नहीं करती। धीरे धीरे करके 2 महीने गुजर गए। इन 2 महीनों में कई बार ऐसा हुआ कि सुमित के चले जाने के बाद कोई लड़का आता जिससे रवीना बहुत हंस हंस कर बातें किया करती थी। मैंने कई बार उससे पूछा कि वो लड़का कौन है, लेकिन रवीना ने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। एक दिन मैं घर के बाहर निकली तो मैंने देखा आसपास के लोग रवीना और उस लड़के के बारे में गलत बातें कर रहे थे। तो मैंने घर जाकर रवीना बहू से पूछा, बहू वो लड़का इस घर में क्यों आता है? क्या ये बात सुमित जानता है? मेरा इतने बोलते ही रवीना गुस्से से बोली, मम्मी जी आपको ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखा करो। अगर ज्यादा जबान चलाने की कोशिश की तो इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। आपको पता है ना कि ये घर मेरे नाम पर है। इतना बोलकर बहू पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। अब तो उस लड़के को आए दिन जाना हो गया था। जब उसका मन करता वो चला आता और रवीना के साथ उसके रूम में बैठा रहता। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल जाती कि किस तरह से रवीना मेरे बेटे को धोखा रही थी, क्योंकि रवीना ने मुझे डरा धमका कर रखा था कि अगर मैंने सुमित को कुछ भी बताया तो वो अपने बेटे को जान से मार देगी और मैं हमारे वंश को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मैं चुपचाप सहन करती। लेकिन एक दिन मैंने वो सुना जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। वो लड़का और रवीना दोनों कमरे में बैठे हंस हंस के बातें कर रहे थे। मैं वहीं से गुजर रही थी कि तभी मैंने सुना पूजा उस लड़के से कह रही थी, सुमित को इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि प्रियांशु उसका नहीं बल्कि हम दोनों का बेटा है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो मैं सुन रही हूँ क्या वो सच है। उन दोनों ने तो मेरे बेटे को मारने की प्लानिंग भी कर ली थी, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो रवीना के पास ही थी। मैं दबे पांव वापस आ गई। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे सुमित को कुछ नहीं होने दूंगी। इसलिए जब शाम को सुमित घर वापस आया तो मौका देकर मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी कि प्रियांशु हमारा बच्चा नहीं है। ये सुनते ही तो सुमित की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जिस बच्चे के लिए उसने तुम्हें धोखा दिया था वो बच्चा तो उसका था ही नहीं। मैंने सुमित को ये भी बता दिया कि वो दोनों उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो सुमित ने कहा, मम्मी अब मेरे अंदर बचा ही क्या है, मैं तो मर ही गया हूँ। मैंने पूजा को खो दिया और आज मुझे भी बदले में धोखा मिल गया, लेकिन इतना बड़ा धोखा होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था।
बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगा। अब उसने ऑफिस जाना छोड़ दिया था। वह कुछ भी खाता पीता नहीं था। यहाँ तक कि जब प्रियांशु, जिसे अभी तक अपना बेटा मानता था, वो उसके पास आता तो वो उसे भी डांट कर भगा देता और पागलों की तरह कोने में पड़ा रहता। रवीना को सब कुछ पता चल गया था कि हमें उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए वो हमारे साथ और भी बुरा बर्ताव करने लगी। इन्हीं सब के चलते एक दिन सुमित ने आत्महत्या कर ली। सुमित और उसके पिता दोनों मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैं पता नहीं क्यों जिंदा थी। सुमित के मरने के बाद रवीना ने उस लड़के से शादी कर ली और वो दोनों एक साथ रहने लगे। मैंने सोचा जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो फिर मुझे इस घर से क्या लेना देना। मैं भी वहां से चली आई। मेरे परिवार का इतना बड़ा अंत होता मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने उस दिन से बच्चे की खातिर तुझे घर से निकाला होता और ना ही ये सब आज होता, क्योंकि उस लड़की से सुमित की शादी तो मैंने ही करवाई थी। जब मैं उस घर से निकली थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। कोई गाली देता, कोई धक्का मारता, तो कोई खाने को कुछ देता। इसी तरह से दिन गुजरने लगे। तभी एक दिन मुझे तुम्हारी सहेली रचना बिटिया मिली। मैं तो उसे जानती थी, लेकिन वो मुझे पहचान गई और वो मुझे अपने साथ इस वृद्धाश्रम में आ गई। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये वृद्धाश्रम तुम्हारा है, या फिर शायद मैं इस हालत में ही नहीं थी कि कुछ भी जान पाती। मेरी तुम्हारे आने के बाद कहानी, जिसमें मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। विमला जी की बातें सुनकर वहां पर जितने लोग बैठे थे, सबकी आंखें नम हो गई। विकास ने उठकर कहा, आंटी जी अब आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से रहो। अभी ये बातें चल ही रही थी कि तभी अंदर से एक वृद्ध महिला उसके बेटे तनुज को लेकर आई, जो अंदर खिला रही थी। पूजा बिटिया, लगता है आपके बेटे को भूख लगी है, जरा इसे कुछ खिला देना। पूजा ने अपने बेटे को गोद में लिया और विकास के साथ अपने घर वापस आ गई। तो पीछे से विमला जी ने उस वृद्ध महिला से पूछा कि ये तनुज पूजा और विकास का ही बेटा है क्या? तो उसने बताया, हाँ, पूजा और विकास की शादी हो चुकी है और तनुज उन्हीं का बेटा है। ये सुनकर विमला जी अपने आप को कोसने लगी कि काश उसने थोड़ा सा सब्र और कर लिया होता, तो आज उनका हंसता खेलता परिवार यूं बर्बाद नहीं होता। आज विमला जी के पास पछताने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मधुर आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।